हेलो एवरीवन, दिस इज भूमिका एंड आज हम कार्बोहाइड्रेट का लास्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है, ये बहुत काफी छोटा लेक्चर होगा क्योंकि हमारे केवल दो ही टॉपिक्स मेरे ख्याल से बचेंगे। ये हमने होमोपॉलीसेकेराइड कंप्लीट कर लिया था कल, है ना। आज हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड देखेंगे। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हम देखेंगे ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स और आपका पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, तो बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हमारा ये कार्बोहाइड्रेट जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? हमने देखा था पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जिसमें मोर देन 10 आपके यूनिट्स होते हैं। मोर देन 10 आपके मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स होते हैं। ठीक है, उसे हम कह देते हैं आपके पॉलीसेकेराइड्स। 10 टू मतलब 100 टू 1000 कितने भी वहां पर पॉलीमर बनते हैं, जिसके जैसे मोनोमर है तो उसके 100,000 मॉलिक्यूल्स जो है ना, उस मोनोमर के आपके बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा सा एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम कह देते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो हमने कल बात की थी होमोपॉलीसेकेराइड की, आज हम देखेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो क्या होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड? अच्छा, ये जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड? तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो है इसमें रिपीटिंग यूनिट होता है डाइसेकेराइड। इसके नाम में ही पता चल रहा है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रो मतलब अलग अलग, हेट्रोपॉलीसेकेराइड मतलब जो रिपीटिंग यूनिट होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है ना। हमने देखा था, जैसे कल हमने देखा था सुक्रोज, तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना, तो वहां पर वो दोनों अलग अलग आपके यूनिट्स है, दो अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट है ना। तो यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट क्या है? डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड में एक जो है वो आपका कोई अदर शुगर होगा, दूसरा जो है फिर अनदर शुगर होगा, या फिर जो भी मोनोमर यूनिट है वो होगा। ठीक है, सो हेट्रोपॉलीसेकेराइड आपको मोस्टली लीनियर देखने को मिलते हैं, मोस्टली लीनियर देखने को मिलते हैं और इसमें ब्रांचिंग भी पाई जाती है। लीनियर में हम पढ़ेंगे आज एक एग्जांपल, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स। ठीक है, आपको जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है ये रियली आपको फ्री फॉर्म में मिलेंगे, बट होमोपॉलीसेकेराइड आपको जो हमने स्टार्च और ग्लाइकोजन पढ़ा था वो आपको फ्री स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं, फ्रीली वो मिलते हैं, है ना। बट हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो आपको रियली फ्री फॉर्म में देखने को मिलता है। ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो है वो या तो प्रोटीन के साथ लिंक्ड होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट के साथ, या लिपिड के साथ। ठीक है, ये आपको बहुत ही कम, आपको कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जैसे कि आप गैग्स में पढ़ोगे हाइलुरोनिक एसिड, है ना। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एक ऐसा ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेंस है जो प्रोटीन से लिंक नहीं होता, वो फ्रीली पाया जाता है। ठीक है, सो हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो है इसका रिपीटिंग यूनिट क्या है? डाइसेकेराइड है। मोस्टली ये लीनियर होते हैं, ब्रांचिंग भी इसमें मिलती है। ठीक है, रेयरली फ्री फॉर्म एंड मोस्टली लिंक्ड विथ प्रोटीन, पेप्टाइड और लिपिड्स। ठीक है, यही मैंने बताया कि मोस्टली ये जो है अधिकतर लिंक्ड होते हैं प्रोटीन्स, पेप्टाइड और लिपिड से। ठीक है, तो फर्स्ट हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड स्टार्ट करते हैं, वो है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन्स क्या पता चल रहा है पेप्टिडोग्लाइकेन से? पेप्टिडोग्लाइकेन्स क्या पता चल रहा है इससे हमें? इसमें आपका पेप्टाइड भी इन्वॉल्व है और इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पेप्टाइड में मतलब कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स है ना, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स। अमीनो एसिड का टेट्रापेप्टाइड हम देखेंगे आगे, अमीनो एसिड का टेट्रापेप्टाइड कैसे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन को अगर हम ब्रेक करेंगे इस वर्ड को, तो क्या हो जाएगा? पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन्स, ग्लाइकेन्स मतलब कार्ब्स। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का डाइसेकेराइड यूनिट क्या है? ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना है। पेप्टिडोग्लाइकेन का डाइसेकेराइड यूनिट क्या होता है? सबको पता होगा, नैब और नैम, है ना। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन कहाँ पाया जाता है, कहाँ देखने को मिलता है ये? जनरली आपको जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पाई जाती है, जिसकी हम उसकी वजह से बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो कहाँ पाई जाती है? आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल में। अब पेप्टिडोग्लाइकेन दो डाइसेकेराइड
पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो डाइसैकेराइड यूनिट से बनते हैं। कौन कौन से वो डाइसैकेराइड यूनिट? नैग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, अब ये दोनों के बीच, ये नैग और नाम आपस में तो कनेक्ट होते होंगे ना, आपस में ये कनेक्ट रहते हैं आपके बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे। ठीक है, देखो ये नाम है, नैग नाम नैग, ऐसी बहुत सारी लेयर्स बनती है। ठीक है, और वो लेयर्स आपस में, नैग और नाम आपस में कनेक्टेड होते हैं आपके बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और जो नाम है ये दूसरे लेयर के नाम के साथ कनेक्ट होता है दो टाइप में, दो दो फॉर्म्स में वो कनेक्ट होता है, डायरेक्ट लिंकेज या फिर वो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज बनाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें याद रखना कि मान लो ये जो है ना, ये बैक्टीरिया की लेयर है, सॉरी बैक्टीरिया की सेल वॉल है। अब इसमें जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये कैसे बन रहा है, उसकी पेप्टिडोग्लाइकन की बहुत सारी लेयर होती है, तभी तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ऐसे देखने को मिलता है ना कि आपका कुछ बैक्टीरिया में आपकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है वो थिक मिलती है, और कुछ बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत पतली मिलती है ना, थिन मिलती है। तो ये वही चीज है कि लेयर्स जो है, उस लेयर्स में क्या है, हर एक लेयर में आपके नाग और नाम प्रेजेंट होते हैं। नाग और नाम आपस में ऐसे, ये इधर तो आपस में नाग और नाम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट उसके नीचे वाली लेयर को भी तो वो स्टेबल बनाने के लिए वो इससे जुड़े हुए रहेंगे ना, तभी तो ये जो आपकी ब्रिज, जो आपकी लेयर होगी, जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होगी, वो स्टेबल होगी। और उसकी स्टेबिलिटी के लिए एक लेयर का दूसरी लेयर से जुड़ना भी तो जरूरी है ना। तो कैसे जुड़ती है? हमेशा हमेशा याद रखना, कभी भी नाम कनेक्ट नहीं होती नाग से, हमेशा नाम जो है वो दूसरी लेयर की नाम से कनेक्ट होती है। ठीक है, नाम जो है वो दूसरी लेयर की नाम से कनेक्ट होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो नाम होते हैं ना, इन नाम के पास होता है टेट्रा पेप्टाइड, मतलब 4 पेप्टाइड चेन होती है इनके पास। क्या होती है? नाम के पास होती है 4 पेप्टाइड अमीनो एसिड की एक चेन होती है, जो इन दोनों जो नाम है ना उनको कनेक्ट करने का काम करती है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, और कुछ को जरूरत होती है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज की। ठीक है, तो देखो नाम में जो 4 पेप्टाइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एल एलानीन, डी ग्लूटामेट, एल लाइसीन, और या फिर डीएपी भी पाया जाता है, और डी एलानीन। ठीक है, हाँ, हम जब अमीनो एसिड वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो अमीनो एसिड्स है ना वो जनरली आपको देखने को मिलेंगे एल फॉर्म में, बट ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर आपको एबनॉर्मल अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये डी फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा, मतलब अमीनो एसिड्स कहाँ पर आपको डी फॉर्म में देखने को मिलता है, तो ये चीज याद रखना कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, वहां पर आपको अमीनो एसिड्स जो है आपको डी फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, एल एलेनिन, डी ग्लूटामेट, एल लाइसिन एंड डी एलेनिन। ठीक है, यहाँ पर दो जो है दो डी फॉर्म में मिल रहे हैं, दो अमीनो एसिड डी फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, और ये एल लाइसिन जो है ये डीएपी, जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वहां पर जो है डीएपी का प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो नाम है वो दूसरे नाम के साथ कनेक्ट होते हैं वाया 4 पेप्टाइड, दैट इज टेट्रा पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, ये टेट्रा पेप्टाइड में कौन कौन से अमीनो एसिड्स है? एल एलानीन, डी ग्लूटामेट, एल लाइसीन एंड डी एलानीन। ठीक है, इसमें दो एबनॉर्मल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, डी ग्लूटामेट और डी एलानीन। ठीक, और ये जो डीएपी है वो आपको मिलेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, ये डीएपी जो है ये आपको देखने को मिलेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और जो एल लाइसीन है वो आपको देखने को मिलता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, मैंने शायद अभी कुछ देर पहले ये डीएपी ग्राम पॉजिटिव ऐसा कुछ कर दिया है, तो करेक्ट कर लेना। डीएपी जो है हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और एल लाइसीन जो है वो हमेशा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, ठीक है, तो अगेन स्टार्ट करते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकन का जो मोनोमर है ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। देखो, सबसे पहले होता क्या है, हमने देखा कि टेट्रापेप्टाइड जो
आपके अमीनो एसिड्स होते हैं ना, 4 जो अमीनो एसिड्स होते हैं, 4 पेप्टाइड जो होते हैं, 4 अमीनो एसिड्स ये आके जुड़ते हैं, ये हमने देखा। बट जब इसकी सिंथेसिस होती है उस टाइम में ना सबसे पहले पेंटापेप्टाइड बनता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पेंटापेप्टाइड का फॉर्मेशन पहले होता है। ठीक है, पेंटापेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है सिंथेसिस के दौरान। पर जब सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, सिंथेसिस के बाद जो उसका जो लास्ट जो पेप्टाइड होता है वो रिमूव हो जाता है। डी एलेनाइन जो है वो 2 बार सिंथेसिस होती है। ठीक है, और डी एलेनाइन जो है सिंथेसिस के बाद ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, सिंथेसिस के टाइम पे जब सिंथेसिस होता है तो पेंटापेप्टाइड बनते हैं, 5 पेप्टाइड बनते हैं। बट आफ्टर सिंथेसिस ये जो एक आपका पेप्टाइड है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसके पास फिर 4 पेप्टाइड बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैंने अभी बात की कि 2 टाइप के लिंकेज से जुड़ते हैं ये जो पेप्टाइड है ये 2 टाइप के लिंकेज से जुड़ते हैं, मैंने बात की। एक होती है डायरेक्ट लिंकेज और एक होती है आपकी जो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज बनाता है। ठीक है, वो उसके थ्रू लिंकेज पॉसिबल होता है। तो ये एक नाम है, ये नैग है, ये नाम नैग आपस में किससे कनेक्टेड है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसे दूसरे नाम नैग के साथ स्टेबिलिटी बनाना है, तो ये जो नाम है ये दूसरे लेयर के नाम के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, इसमें आपके सीक्वेंस ये याद रखना है, एल एलानीन, डी ग्लूटामेट, डीएपी एंड डी एलानीन। ठीक है, और मैंने बताया कि आपको जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिलेगा उसमें आपको डीएपी देखने को मिलेगा, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें आपको मिलेगा एल लाइसीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नैम और नाइट के बीच बीटा 1,4 ग्लाइकोसिड बॉन्ड, अब ये आपस में डायरेक्टली यहाँ पर लिंकेज हो रहा है, यहाँ पर कोई भी ब्रिज या पेंटाग्लाइसिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट लिंकेज हो रहा है ना। क्या हो रहा है, डायरेक्ट लिंकेज। यहाँ पर डीएपी प्रेजेंट है, ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका डीएपी प्रेजेंट है और यहाँ पर डायरेक्ट लिंकेज होगी। ठीक है, तो ये जो डीएपी है वो डोनर होता है। ठीक है, डीएपी क्या है, ये डोनेट करेगा, और ये जो आपका जो लास्ट जो डी एलानीन है ये एक्सेप्टर है। ठीक है, तो इस वाले जो इस नाम का, इस लेयर के नाम का जो सीक्वेंस है उसमें जो थर्ड मोस्ट अमीनो एसिड है, थर्ड मोस्ट पेप्टाइड है, ये डोनर होगा। सेकेंड वाले जो नाम है, सेकेंड नाम के डी एलानीन जो लास्ट पेप्टाइड है वो एक्सेप्टर होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका जो डीएपी है, डीएपी डायरेक्ट लिंकेज करता है डीएलेनीन के साथ ऑफ अदर नाम। ठीक है, नेक्स्ट है एल लाइसिन। अभी हमने डीएपी देख लिया, अब उसमें एल लाइसिन। एल लाइसिन कहाँ मिलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। एल लाइसिन मिलता है आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और डीएपी मिलता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो एल लाइसिन जहां आ गया, एल लाइसिन जो है ये पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के साथ ये जुड़ता है। ठीक है, पहले इसको क्या चाहिए, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज चाहिए कनेक्ट होने के लिए, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकता, इसको चाहिए पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। ठीक है, जो डीएलानीन के साथ जुड़ी होती है और फिर ये एल लाइसिन उसके साथ जुड़ता है। तो एल लाइसिन को क्या चाहिए, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज चाहिए लिंकेज के लिए, और ये कहाँ मिलता है हमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट लिंकेज। यहाँ पर प्रेजेंट होता है डीएपी, डीएपी को हम कहते हैं डाई अमीनो पाल्मिक एसिड। ठीक है, अब जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है इसको ब्रेक कौन करता है, अगर हमें बैक्टीरिया को मारना है तो हम ऐसा क्या डालेंगे जिससे उसका जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाए, मतलब कौन सा एंजाइम जो है वो वहां पर रोल प्ले करेगा। जैसे अच्छा, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है टीयर्स में। ठीक है, तो टीयर्स में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम है आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया सेल वॉल भी डिस्टर्ब हो जाएगा।
अब NAG और NAM के बीच में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड ही नहीं रहेगा तो फिर वो पेप्टिडोग्लाइकेन कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता, तो बैक्टीरिया भी मर जाएगा, है ना? तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है, ये लाइसोजाइम एंजाइम ब्रेक करता है आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को, ठीक है? ये भी हमने देखा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है? इकोलाई। इसमें डायरेक्ट लिंकेज देखने को मिलती है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसमें हमें ग्लाइसिन रिच, पेंटाग्लाइसिन रिच देखने को मिलती है, ठीक है? पेप्टिडोग्लाइकेन को हम क्या कहते हैं? अब इस चीज में पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कहते हैं। So peptidoglycan is also known as murine, is present in eubacterial cell wall and is composed of polymerized disaccharide unit forming by alternating residues of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. ठीक है, यही चीज है। नाग और नाम इसकी क्या है? रिपीटिंग डाइसेक्राइड है। नाग और नाम किससे ज्वाइन होते हैं? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, और इसे नाम जो है दूसरे नाम के साथ किससे कनेक्ट होता है? बाय अ पेप्टाइड चेन, टेट्रापेप्टाइड, ठीक है? पेप्टाइड चेन से ही कनेक्टेड होता है टू द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द नाम बाय एन अमाइड लिंकेज, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस। हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया पेप्टिडोग्लाइकेन, अब हम बात करेंगे ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, इसे हम गैग्स भी कहते हैं, GAGS, ठीक है? गैग्स भी कहते हैं, और ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये पाया जाता है, ठीक है? और ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है? तो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस जो है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल सिस्टम, और ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में आपको वहां देखने को मिलता है, ठीक है? अब हम पढ़े हेट्रोपॉलीसैकेराइड, तो ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एक अनदर एग्जांपल है, ठीक है? मोस्टली जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड होते हैं, मैंने अभी बताया कि वो प्रोटीन्स, कार्ब्स, ये सब के से लिंक होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन भी प्रोटीन के साथ लिंक्ड रहता है, ठीक है? सो गैग्स क्या है? दे आर लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड। इस चीज को याद रखना, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि गैग्स क्या होते हैं? दे आर अनब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं अच्छे से क्लियर करूंगी आगे, ठीक है? तो गैग्स जो है उसको क्या याद रखना है? गैग्स जो है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, दे आर लॉन्ग, बहुत लंबे होते हैं, और ये अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड होते हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं मिलती है, लीनियर फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? सो गैग्स आर लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट। यहाँ पर रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट क्या होते हैं? यहाँ पर जो रिपीटिंग डाइसैकेराइड होते हैं, ये यूनिट होते हैं, ये दो होते हैं। जो शुगर डेरिवेटिव्स हमने पढ़े थे उनमें से दो होते हैं। एक होता है आपका अमीनो शुगर, और दूसरा होता है यूरोनिक एसिड, ठीक है? अमीनो शुगर होता है और दूसरा होता है यूरोनिक एसिड। अमीनो शुगर जो है आपको दो तरह के मिलेंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन, ठीक है? और जो यूरोनिक एसिड है, ये आपको मिलता है ग्लूक्यूरोनिक एसिड या फिर आइड्यूरोनिक एसिड, ठीक है? तो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? एनिमल जो है, एनिमल सिस्टम, उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको ह्यूज अमाउंट में देखने को मिलते हैं ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं लीनियर, अनब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। इनमें रिपीटिंग यूनिट क्या होता है? अमीनो शुगर और शुगर यूरोनिक एसिड या फिर शुगर एसिड भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है? यूरोनिक एसिड या फिर अमीनो शुगर, ठीक है? सो अमीनो शुगर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, और यूरोनिक एसिड में आपको देखने को मिलता है ग्लूक्यूरोनिक एसिड और आइड्यूरोनिक एसिड, ठीक है? मोस्टली जो गैस होते हैं वो आपको सल्फेटेड मिलेंगे, ठीक है? सिर्फ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में भी हाइल्यूरोनिक एसिड जो है, ये एक ऐसा गैग है जो आपको सल्फेटेड नहीं मिलेगा, ठीक है? इसमें सल्फेटेड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, बट मोस्टली जो गैस होते हैं वो सल्फेटेड होते हैं, और उस सल्फेटेड होने की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है? सो गैस में जितना ज्यादा सल्फेट प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हम आगे देखेंगे जो हेपेरिन होते हैं ना, ये मोस्टली सबसे ज्यादा सल्फेटेड गैस होते हैं, ठीक है? जो हेपेरिन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में सल्फेट प्रेजेंट होता है, और इसलिए वो हाईली सल्फेटेड होते हैं।
ये हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। सो मैंने क्या बताया, क्या क्या मैंने पॉइंट्स बताए अभी तक, कि गैग्स जो है ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है, लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, लीनियर होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं ऑफ एनिमल सिस्टम, ठीक है। और इसमें दो आपके रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट होते हैं, अमीनो शुगर और शुगर एसिड, ठीक है। अमीनो शुगर में क्या क्या चीजें हमने देखी? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन प्रेजेंट होता है। और हमारी एसिडिक शुगर में हमने क्या क्या देखा? यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है और आइड्यूरोनिक एसिड भी हो सकता है। ग्लूकोयूरोनिक एसिड और आइड्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है यूरोनिक एसिड में, ठीक है। एंड दे आर सल्फेटेड और नॉन सल्फेटेड भी होता है। नॉन सल्फेटेड में सिर्फ एक एग्जांपल है आपका हाइलुरोनिक एसिड। सल्फेटेड की होने की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा सल्फेटेड कौन सा पाया जाता है? हाईली सल्फेटेड होता है आपका हेपारिन। हेपारिन जो है वो हाईली सल्फेटेड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक बार ये ना, जब गैस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था उसके ऑप्शन में, ये लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ था ये ऑप्शन, सिविल लॉस ऑफ गैस कैन लीड टू प्रीमेच्योर एजिंग, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब ये ईसीएम का पार्ट है। अब देखिए हो गया जो क्रीम्स, जो हम लोग मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मेनली हम देखते हैं ना उसमें लिखा हुआ होता है हाइलुरोनिक एसिड कंटेन हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या है? वो गैस से तो है ना। जो एंटी एजिंग क्रीम्स होते हैं वो सब में ये लिखा हुआ होता है। तो मतलब ये एजिंग के लिए भी एक रोल प्ले करता है आपका गैस। अगर गैस जो है ये लॉस हो जाएंगे तो आपकी एजिंग जो है, प्रीमेच्योर एजिंग मतलब समय से पहले आपकी उम्र ऐसे लगेगी, आपके फेस में रिंकल्स आने लगेंगे। तो वो किस वजह से होता है? गैस जब है, जो गैस है उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो सिविल लॉस ऑफ गैस कैन लीड टू प्रीमेच्योर एजिंग. All gases are negatively charged and hydrophilic, forming gel-like matrix in ECM. Hyaluronic acid is unique because it does not form proteoglycans. ये भी हम देखेंगे प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होते हैं। बस इतना समझ लो कि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो प्रोटीन के साथ लिंक नहीं करते, ठीक है। दे डजंट बाइंड प्रोटीन कोड, ठीक है। अब क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? सेम है जो अभी मैंने बताया कि गैस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड होते हैं, रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट इनमें क्या होती है? अमीनो शुगर और एसिडिक शुगर। अमीनो शुगर में आता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। एसिडिक शुगर में आता है आपका यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड में दो आते हैं, ग्लूकोयूरोनिक एसिड और आइड्यूरोनिक एसिड। ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये यूनिक होते हैं टू एनिमल्स और बैक्टीरिया, एंड ये प्लांट्स में आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक है। ये केवल आपको एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स, बैक्टीरिया इन्हीं में देखने को मिलते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, ऑल द गैग्स कंटेन सल्फेट ग्रुप्स, मैंने अभी बताया। And all gags except hyaluronic acid are found covalently attached to protein forming proteoglycan, ठीक है। अभी मैंने बताया कि हाइलुरोनिक एसिड ना तो प्रोटीन से लिंक होता है ना ही सल्फेटेड होता है, ये एक यूनिक होता है, यूनिक गैग होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो प्रोटियोग्लाइकेन क्या होते हैं। अच्छा, हम दो टर्म पढ़ते हैं, कभी भी हम दो टर्म सुने हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके प्रोटीन और कार्ब से मिलकर बन रहे हैं, पर दोनों में जो रेशियो है प्रोटीन और कार्ब का वो अलग अलग है। कैसे? हमें पहले देखना है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन ये पहले कार्ब आ रहा है, बाद में आ रहा है प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें ऐसे याद रखना, जिसमें जो टर्म बाद में आ रहा है उसमें उस जो बाद में आ रहा है ना, जो पीछे आ रहा है, जो बाद में आ रहा है वो टर्म हाईली प्रेजेंट होगा। मतलब जैसे प्रोटीन यहाँ पर बाद में आ रहा है तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन में आपको प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा देखने को मिलेगा देन कार्ब। कार्ब यहाँ पर लो प्रेजेंट होगा। तो इसको कैसे याद रख लेना कि जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इसमें आपका प्रोटीन बाद में आ रहा है, ग्लाइको पहले आ रहा है, तो ग्लाइको जो है वो कम मिलेगा और प्रोटीन जो है वो ज्यादा मिलेगा। जो बाद में आ रहा है वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन बाद में आ रहा है तो प्रोटीन यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, दे आर हाई, एंड कार्ब यहाँ पर लो मिलेगा। और
प्रोटियोग्लाइकन में जस्ट ऑपोजिट होगा। प्रोटियोग्लाइकन में क्या हो रहा है, प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटियो मतलब प्रोटीन पहले आ रहा है, पर यहाँ पर ग्लाइकन बाद में आ रहा है। ग्लाइकन बाद में आ रहा है तो कार्ब बाद में आ रहा है, कार्ब ज्यादा मिलेगा और प्रोटीन कम मिलेगा। ठीक है, तो जो गैग्स है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटियोग्लाइकन। गैग्स आर प्रोटियोग्लाइकन, दे आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटियोग्लाइकन बट गैग आर प्रोटियोग्लाइकन, क्योंकि ये आपके प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटियोग्लाइकन का वो क्या होता है, देखो आपके जो प्रोटियोग्लाइकन है वो आपको कैसे मिलेंगे, मतलब प्रोटियोग्लाइकन क्या है कि गैस जो है वो आपके प्रोटीन के साथ अपना वो लिंक कर लिए हैं। वो कैसे लिंक करते हैं, देखो हमेशा गैस जो है ना वो यूजुअली अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ थ्रू टेट्रासेक्राइड लिंकेज। गैंग्स डायरेक्टली अटैच नहीं हो जाते प्रोटीन के साथ, उन्हें बीच में पहले एक टेट्रासेक्राइड लिंकेज चाहिए अटैच होने के लिए। ठीक है, तो जो गैग्स है, ये देखो ये गैग्स है, ठीक है, और ये है आपका एक टेट्रासेक्राइड ओलिगोसेक्राइड, एक टेट्रासेक्राइड लिंकेज है और ये डायरेक्टली ये है प्रोटीन कोर। ठीक है, ये है आपका प्रोटीन कोर, ये है गैग्स। तो गैग्स यहाँ पर डायरेक्टली प्रोटीन के साथ अटैच हो रहे हैं क्या, नहीं, इन्हें क्या चाहिए बीच में, इन्हें चाहिए टेट्रासाइक्लाइड लिंकेज, जिससे जिसके थ्रू ये प्रोटीन के साथ अटैच हो रहे हैं। सो गैग्स आर यूजुअली अटैच टू प्रोटीन थ्रू लिंक टेट्रासाइक्लाइड टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकन्स। ठीक है, यहाँ पर आपके कौन कौन से टेट्रासाइक्लाइड प्रेजेंट होंगे, तो जाइलोस, जाइलोस जो है इसमें याद रखना कि जाइलोस जो है वो डायरेक्टली आपका अटैच होता है, जाइलोस रेसिड्यू जो है ना ये डायरेक्टली आपका अटैच होता है किससे, सीरीन। ये देखो ये जो प्रोटीन है ये सीरीन, प्रोटीन में जैसे ये मान लो ये प्रोटीन है, पर प्रोटीन में जो सीरीन है ना, सीरीन के पास क्या होता है, सीरीन के पास होता है ओवेच। हम जब अमीनो एसिड पढ़ेंगे ना उसमें हम पढ़ेंगे कि सीरीन के जो साइड चेन में ओवेच प्रेजेंट होता है और उसका ओवेच जो है वो ही जाइलोस के साथ आपका लिंकिंग बनाता है पहले, है ना, ये इसके साथ जॉइन हो जाता है। जाइलोस जो है उस सीरीन के ओएच के साथ जॉइन होता है और यहाँ पर इसकी लिंकेज उसके बाद फिर आगे चल के ये सारे जो आपके सेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स है ये सारे अटैच होने लगते हैं, गैलेक्टोज, फिर ग्लूक्यूरोनिक एसिड। तो ये सारे जो सेक्राइड्स हैं मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड जो भी है वो अटैच होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टेट्रासेक्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो गैग्स को हमेशा जो आपके प्रोटीन है उसके साथ अटैच होने के लिए एक टेट्रासेक्राइड की जरूरत है। टेट्रासेक्राइड में जो जाइलोस है, जाइलोस पहले सीरीन के ओएच के साथ अटैच होता है प्रोटीन में, जो प्रोटीन में सीरीन प्रेजेंट है, सीरीन के पास है ओएच ग्रुप, ओएच के साथ जाइलोस जो है पहले अटैच होगा, है ना, और उसके बाद फिर जाइलोस के साथ उसके पीछे गैलेक्टोस, गैलेक्टोस दो गैलेक्टोस आएंगे और साथ में आपका ग्लूकोयूरोनिक एसिड आएगा। ये जो है टेट्रासाइक्लाइड लिंकेज पहले अटैच होगा इस प्रोटीन कोर के साथ और उसके बाद फिर आपका गैस अटैच होंगी, गैस की जो चेन होती है ना वो अटैच होगी। ठीक है, तो इस चीज पे याद रखना कि गैस यूजुअली अटैच होते हैं प्रोटीन्स के साथ थ्रू लिंक टेट्रासाइक्लाइड टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकेंस और यहाँ पर फिर फॉर्मेशन हो जाता है प्रोटियोग्लाइकेन। यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका गैस प्रेजेंट है। ठीक है, in typical link tetrasaccharide, the xylose residue at the reducing end of the linker is joined by its anomeric carbon to the OH of serine residue. मैंने बताया कि जाइलोस जो है वो सीरीन के OH से ही लिंक करता है पहले। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये है जाइलोस, आपका गैलेक्टोस, गैलेक्टोस और ग्लूकोयूरोनिक एसिड, और ये जो है हमारा जो एसिडिक शुगर अभी जो है वो अमीनो शुगर, ये तो है ये रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट है गैस की। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ए बी क्या है, जो हमने अभी रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट पढ़े ना गैस की, अमीनो एसिडिक शुगर और अमीनो शुगर, ये वही चीजें हैं। ठीक है, देखो मैं ये चीज बताने वाली थी आप लोगों को। हमने अभी बात की प्रोटियोग्लाइकिन की, प्रोटियोग्लाइकिन कैसे बनता है, मान लो ये आपका ये जो है ना ये ग्रीन में जो दिख रहा है ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये मान लो ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है,
ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन निकला हुआ है, ठीक है। अब ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, हमने क्या बोला, प्रोटियोग्लाइकेन, तो इस प्रोटीन में ही तो आपका गैस जो है वो अटैच होगा ना, है ना। इस प्रोटीन में ही तो गैस अटैच होंगे ना। तो ये जो आपको लिंकर दिख रहा है ना, ये जो लिंकर दिख रहा है, ये आपका टेट्रासेक्राइड लिंकेज है। क्या है ये आपका टेट्रासेक्राइड लिंकेज है, जिससे गैस जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। देखो, ये है आपका प्रोटीन। इस प्रोटीन के साथ हमें क्या चाहिए, गैस को कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए था, टेट्रासेक्राइड लिंकेज। और ये है आपकी गैस, ठीक है। तो ये है टेट्रासेक्राइड लिंकेज, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन के साथ गैस, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन। और ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ये है आपका गैस, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि गैस अनब्रांच स्ट्रक्चर है। गैस अनब्रांच, देखो गैस में थोड़ी ब्रांचिंग हो रखी है, ये तो गैस है, ये तो नॉर्मल गैस है। अगर मैं इसमें प्रोटीन से अलग कर दूं तो ये तो ऐसे गैस ही बचेगा ना, इसको हम नाम थोड़ी चेंज कर देंगे। मैं अगर इसे प्रोटीन से रिमूव कर दूं तो ये तो गैस ही रहेंगे, है ना। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन से रहेंगे। तो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन तो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कहीं ब्रांचिंग नहीं हो रखी है। ब्रांचिंग किसमें हो रखी है, प्रोटीन में। तो प्रोटियोग्लाइकेन जो है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटियोग्लाइकेन का है। इस प्रोटियोग्लाइकेन के स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग हो रखी है, इसलिए जो आपके प्रोटियोग्लाइकेन के स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन्स दे आर द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एंड गैग्स आर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। इस चीज को बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इसमें मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को समझा रही हूँ, ये माइंड में ये बैठे रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, गैग्स आर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कुछ गैस है, कुछ कॉमन गैस है जो हमें याद रखने हैं। हेल्यूरोनिक एसिड मैंने अभी डिस्कस किया। इसमें कौन कौन से एसिडिक शुगर प्रेजेंट होते हैं, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड। एंड अमीनो शुगर में क्या प्रेजेंट होता है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है। ये सल्फेटेड और लिंक टू प्रोटीन होते हैं क्या, ये सल्फेटेड होते हैं, नहीं। लिंक टू प्रोटीन होते हैं, नहीं। ये हमने अभी देख लिया। इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सी प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है बीटा 1,3 एंड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। फिर आता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो है, इसमें एसिडिक होता है, एसिडिक शुगर होता है सेम, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड। अमीनो शुगर होता है एन एसिटाइल डी गैलेक्टोज अमाइन, यहाँ पर गैलेक्टोज अमाइन आ जाता है। और हाइलुरोनिक एसिड में क्या था, ग्लूकोसामाइन था। ये सल्फेटेड और प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं, यस होते हैं। इसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो सेम है, बीटा 1,3 और बीटा 1,4, ठीक है। फिर है डरमेटन सल्फेट। डरमेटन सल्फेट में क्या है, एसिडिक शुगर। यहाँ पर आता है डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड और या फिर एल आइड्यूरोनिक एसिड भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और आइड्यूरोनिक एसिड भी यहाँ पर आ जाता है। अमीनो शुगर यहाँ पर सेम है, एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामाइन। सल्फेट और लिंक टू प्रोटीन, यस दे आर ऑल्सो सल्फेटेड। केवल कौन नहीं है, हेलोरोनिक एसिड बस है जो एक्सेप्शन केस में, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा है इसमें, अल्फा 1,3 बीटा 1,4, ठीक। नेक्स्ट है हेपारिन सल्फेट। हेपारिन सल्फेट में भी आपका सेम एसिडिक शुगर है, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड और एल आइड्यूरोनिक एसिड। इसमें अमीनो शुगर कौन सा है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। इसमें सल्फेट और लिंक टू प्रोटीन है कि नहीं, ये यस ये भी है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें बहुत सारे वेरियस लिंकेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका हेपारिन, ठीक है। हेपारिन भी सेम है। अब हेपारिन और हेपारिन सल्फेट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, है ना। हेपारिन भी सेम है, इसमें डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड है और एल आइड्यूरोनिक एसिड होता है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन होता है। सल्फेटेड होते हैं, ये हाईली सल्फेटेड होता है। हेपारिन जो है तो है ना, वो हाईली सल्फेटेड होते हैं, उसमें भी वेरियस लिंकेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो हेपारिन आर स्ट्रॉन्गली सल्फेटेड, दे आर हाईली सल्फेटेड और ये एंटी कोएगुलेंट होते हैं, मतलब इनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी कोएगुलेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेटिन सल्फेट, ठीक है। कैरेटिन सल्फेट में क्या होता है, कैरेटिन सल्फेट में डी गैलेक्टोज होता है, ठीक है। डी गैलेक्टोज, फिर ये भी आपके ये भी आपके सल्फेटेड और प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड होते हैं, अल्फा 1,4 एंड बीटा 1,3,
यहाँ पर देखो आपने कहीं पर भी एसिड या यूरोनिक एसिड ये नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया हमने? क्योंकि कैरेटिन सल्फेट में यूरोनिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। इस चीज को भी याद रखना कि कैरेटिन सल्फेट होता है उसमें यूरोनिक एसिड आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक। अब कुछ इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हमें याद रखने हैं, जैसे म्यूरिन, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोज, स्टार्च, इन्यूलिन, काइटिन, ग्लाइकोजन और कैलोज। ठीक है, म्यूरिन मतलब यही है, पेप्टिडोग्लाइकन को ही हम म्यूरिन कहते हैं, अभी हमने देखा, तो इसका तो हमने लिंकेज अभी देख लिया। डेक्स्ट्रिन में क्या होता है? मोनोमर डी ग्लूकोज। कौन से लिंकेज प्रेजेंट होते हैं? अल्फा 1 6। और ब्रांचिंग लिंकेज क्या होते हैं? ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा 1 2 1 3 एंड 1। ठीक है, सेलुलोज हमने देख लिया था, स्टार्च हमने देख लिया था, काइटिन हमने देख लिया, ग्लाइकोजन देख लिया, इन्युलिन नहीं देखा था। तो इन्युलिन जो है इसमें मोनोमर क्या होता है? डी फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज का मैंने बताया था कि फ्रक्टोज का जो सेकेंड पोजिशन है वो आपका कार्बोनिल कार्बन वाला होता है ना? वही आपको फंक्शनल ग्रुप डोनेट कर सकता है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप जो डोनर है, मतलब जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड कार्बन है, वही अगर हेड टू हेड अपना लिंकेज बना लिया तो क्या होता था? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाता है ना? तो यहाँ पर डी फ्रक्टोज β2 1 लिंकेज शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैलोज। कैलोज में भी आपका मोनोमर यूनिट क्या है? डी ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज बहुत सारी चीजों का मोनोमर यूनिट है, तो कैलोज का भी मोनोमर यूनिट क्या है? डी ग्लूकोज। मेन लिंकेज क्या है? β1 3। ठीक है, नेक्स्ट हम शायद लास्ट ये छोटा सा पॉइंट है, ये तो आपको सबको पता होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं। देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स अभी मैंने बताया ना, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स कोवेलेंटली लिंक्ड विद प्रोटीन्स कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, नाम में ही पता चला है कि कार्ब प्लस प्रोटीन है। इन ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच ईदर टू एन अमाइड नाइट्रोजन एटम in side chain of asparagine N linkage और ऑक्सीजन एटम इन साइड चेन ऑफ सीरीन और थ्रियोनिन O लिंकेज। अभी हमने जो यहाँ पर प्रोटियोग्लाइकिन का जो स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पर सीरीन जो है, सीरीन अपना OH के साथ जोड़ा है, तो वहां पर O लिंकेज हो रहा है ना, वहां पर O लिंकेज होता है। वैसे ही आपके जो एस्पैरेजिन होते हैं उसका भी जो नाइट्रोजन एटम है, एस्पैरेजिन का जो नाइट्रोजन एटम है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हमने देखो कहाँ तक कर लिया, देख लो हम लोग कार्बोहाइड्रेट में कहाँ क्या क्या पढ़ लिए हैं। हमने क्या क्या कंप्लीट किया है? कार्बोहाइड्रेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, इसमें देखो हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट लेक्चर में किया था। मोनोसेक्राइड देख लिया हमने, है ना? इनैंशियोमर्स देखे थे हमने, है ना? एपीमर्स देख लिया। और फिर हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स भी हमने देख लिए थे, एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, है ना? और कीटोन के स्ट्रक्चर्स। देन साइक्लिक फॉर्म्स हमने देखा सेकेंड लेक्चर में, साइक्लिक फॉर्म देखा। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड देख लिया कि ग्लाइकोसाइड्स, फिर शुगर एसिड, शुगर अल्कोहल, अमीनो शुगर, ये हमने देखा हम, है ना? और क्या देखा? डाइसेक्राइड्स एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने कवर किया था, करके लेक्चर में किया था, है ना? और पॉलीसेक्राइड्स देख लिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज देखा, होमोपॉलीसेक्राइड पूरा कंप्लीट कर लिया, स्टार्च, आयोडीन टेस्ट, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। हेट्रोपॉलीसेक्राइड किया आज हमने, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्लाइकोप्रोटीन हमने देख लिया। ये देखो ओ लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एन लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी मैंने बताया ना कि सीरीन का जो ओ है, OH, उसके साथ आपका एक कार्ब जुड़ता है, और ये एस्पैराजिन का एन, इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनता है। ये भी मैंने बता दिया कंप्लीट। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हमने कल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका लिपिड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया कार्बोहाइड्रेट्स पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड्स, क्योंकि अमीनो एसिड्स मतलब अमीनो एसिड्स पहले करेंगे फिर प्रोटीन्स करेंगे। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन ना बहुत ही लंबा है, बहुत ज्यादा वास्ट है, तो हम उसको फटाफट इजी वे में करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने बायोमोलिक्यूल्स के 2 चैप्टर निपटा दिए, है ना? न्यूक्लिक एसिड हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा कार्ब्स कंप्लीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, और पूरा आपको मैं दिखा रही हूँ कि पाथफाइंडर पूरा कवर हुआ है, कुछ भी पाथफाइंडर का टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, हर एक चीज मैंने मेंशन किया है। सो प्लीज जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज आप लोग लाइक कीजिए। वीडियो में कुछ अगर डाउट हो या कुछ भी हो
या अगर कुछ और कुछ ज़्यादा आप लोग जैसे टीचिंग में कुछ और कुछ चाहते हैं तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट्स में आप मेंशन कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोग को जो भी चाहिए मैं कर सकूँ, मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है? बिटवीन और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड हम इसका नेक्स्ट एक काम करेंगे, जैसे हमने न्यूक्लिक एसिड का वन शॉट रिवीजन किया था, कार्बोहाइड्रेट का भी हम रिवीजन सेशन रखेंगे, है ना? कार्बोहाइड्रेट का रिवीजन कंप्लीट करने के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है? सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और प्लीज मेरे जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि फ्री ऑफ द कंटेंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, पाथ फाइंडर की ये पूरी न्यू एडिशन है, 9th एडिशन है मेरे पास। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।